नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अमेरिका की एक लंबी यात्रा करके लौट रहे हैं और उन्होंने भारत यूएस जो अमेरिका के संबंध है उस पे उन्होंने कहा कि ऑल टाइम हाई है। इतने प्रगाढ़ संबंध हमारे कभी नहीं हुए थे। ये संबंध, उनका कहना है कि ये चंद्रयान की तरह चांद तक पहुंचेंगे और उसके आगे भी जाएंगे। चांद के आगे भी इतने संबंध हम लोग के बढ़ जाएंगे। एस जयशंकर साहब ने अपने वक्तव्य में राजीव गांधी की 1995 की यूएस विजिट और मनमोहन सिंह साहब की 2005 की यूएस विजिट का हवाला देते हुए ये कहा कि मोदी जी की हाल की जो यूएस की विजिट थी वो विजिट इनके से भारी थी और वो इससे डिफरेंट थी। हालांकि उन्होंने बहुत केयरफुली नेहरू जी और इंदिरा गांधी के बात नहीं की क्योंकि वहाँ पे मामला कंपैरिजन दूसरा होने लग जाता। खैर, उन्होंने कहा ये विजिट डिफरेंस थी और डिफरेंस उन्होंने बताया कि ऑप्टिक्स के डिफरेंस है। अब ऑप्टिक्स का आप समझिए क्या है। उन्होंने कहा कि पहले इंडिया और अमेरिका यूज्ड टू डील विथ ईच अदर, नाउ दे वर्क विथ ईच अदर। मतलब शब्दों का वो पहले आपस में बात करते थे, अब वो एक साथ, मतलब मालूम नहीं क्या शब्दों का भ्रमजाल धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा है एस जयशंकर साहब क्या नेता के लिए ज्यादा उपयुक्त थे बनस्पत डिप्लोमेट के, क्योंकि शब्दों का सिर्फ भ्रमजाल, या डिप्लोमेट जीवन भर यही भ्रमजाल बुनता रहता है और वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को इसी भ्रमजाल में फंसा के रखता है कि देखिए क्या शब्द का बढ़िया। पहले इंडिया पाकिस्तान वे डीलिंग विथ ईच अदर, नाउ वी वर्क विथ ईच अदर। अब इसी में वाह 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 नेताजी खुश होके शाबाशी देंगे। आपको एक और चीज बता दें, अभी नहीं थी सबसे प्रगाढ़ ये चंद्रमा नहीं, मेरे ख्याल में सूर्य पे ऑलरेडी पहुंच चुकी थी जब हमारे मोदी जी ने अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कन्विंसिंग भी कर दी जाके। अब की बार मोदी ट्रंप सरकार, उससे प्रगाढ़ तो मेरे हिसाब से ये सब तो उसके सामने कुछ नहीं है। एक याद और रखिएगा, ये जो बाइडेन साहब है ना, ये क्या चीज है, इनको इतनी जल्दी सर्टिफिकेट मत दीजिए। आपके यहाँ जब बाइडेन आए थे तो पुरानी बातों को याद रखते हुए 2 साल तक उन्होंने कोई एम्बेसडर नहीं नियुक्त किया था इंडिया में। मैंने सिर्फ याद दिलाने के लिए कहा। अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ हालिया घटनाओं से इसलिए आपको रूबरू कर दूं जिसने भारत की छवि और संबंध में कितना सुधार किया है ये स्पष्ट हो जाएगा। अमेरिका और एस जयशंकर साहब की बात फिर अंत में करेंगे, लेकिन उससे पहले 3-4 जल्दी आपके साथ शेयर कर लूँ। सबसे पहले कनाडा की बात, क्योंकि कनाडा के साथ जो अभी हुआ, कनाडा का मामला क्या हुआ अभी हाल के दिनों में। वहाँ पे एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट निज्जर साहब हैं, निज्जर की हत्या होती है, मार दिए गए। उसके बाद G20 का हमारे यहाँ आयोजन होता है। जब G20 जैसा कहा जाता है, जब यहाँ कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जी आए तो उनसे हमारे यहाँ के लोगों ने कहा कि आप उस घटना की भर्त्सना कीजिए, निज्जर की भर्त्सना कीजिए, खालिस्तान की। उन्होंने वो कहने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ लॉ ऑफ द लैंड है, हमारे यहाँ एक कानून है, उस कानून अपना काम करता है और बाकी किसी भी रेजिडेंट को राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, वो अपनी बात कह सकता है। कुछ और बातें हुई जो मैं पहले भी कई वीडियोस में कह चुका हूँ। वापस जब ट्रूडो पहुँचते हैं तो यहाँ की बातों से इतने हाथ थे कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट किया कि निज्जर की हत्या में इंडियन एजेंट्स का हाथ था। अब यहाँ पे तुरंत हल्ला मच गया। पहले उनके एक डिप्लोमेट को हमने निकाल दिया, फिर उन्होंने डिप्लोमेट का, फिर हमने उनका वीसा, कनाडा से जो लोग इंडिया आना चाहते हैं उनका वीसा देना बंद कर दिया। इसका कोई मतलब था, लेकिन कर दिया ये सब, क्योंकि ये तो रिएक्शन था जो हमारे जयशंकर साहब कह रहे हैं ऑप्टिक्स, तो उस ऑप्टिक्स के चलते उन्होंने ये सब काम किए। उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने भी कहा कि नहीं, इसका इंटेल, इसकी सूचना हम ही लोगों ने कनाडा को दी थी और G20 के पहले भी ये बातें में भी डिस्कस हुई थी भारतीय नेताओं के साथ। ये साफ साफ कहा गया। भारत का रिएक्शन जो था वो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल अजीब सा था। आज इंडियन एक्सप्रेस में शुभाजीत रॉय की एक रिपोर्ट छपी है जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया है कि यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन, यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुलेवान, यूएस के एम्बेसडर टू इंडिया गारसिटी और यूएस के एम्बेसडर टू कनाडा डेविड कोहेन, इन सब लोगों ने मिलके भारत को ये सीख दी है कि भाई सबने इंडिया से कहा है कि आप
इस पूरे मामले में अपना सहयोग करिए इस जांच में। भारत के साथ खड़े नहीं हुए हैं, भारत से कहा है कि आप अपना इस जांच में सहयोग किए, और कनाडा से कहा है कि भाई आप इतनी जल्दबाजी में कोई वक्तव्य न दें। हालांकि जल्दबाजी किसकी तरफ से दिखाई गई ये थोड़ा सोचने की बात है। कनाडा ने हमारा वीसा नहीं बंद किया, लेकिन हमने उनका वीसा बंद कर दिया। अब एक चीज बिल्कुल क्लियर है, जो वर्ड यूज किए गए हैं कि अमेरिका जो है वो कनाडा का एलाई है, और इंडिया को वो कहते हैं कि वो इनका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। और जो सबसे अजीब सी बात है, इस सारे इंडिया और कनाडा के विवाद में मध्यस्थता कौन कर रहा है? अमेरिका कह रहा है कि वो, अमेरिका को ऐसा माना जा रहा है कि वो मध्यस्थता कर रहा है। दो चीजें समझ लीजिए, क्योंकि ये चीजें फिर बाकी चीज समझने। अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ है, वहां पे पीपल विथ इंडियन ओरिजिन, PIO बोलते हैं, NRI नहीं, पीपल विथ इंडियन ओरिजिन 3.2 मिलियन है। 3.2 मिलियन का मतलब 32 लाख है। 32 लाख का मतलब 34 करोड़ में 32 लाख 1% से कम आबादी PIO की है। कनाडा की कुल आबादी 3.82 करोड़ से 3 करोड़ 82 लाख। वहां के PIO कितने हैं? पीपल विथ इंडियन ओरिजिन 1.5 मिलियन, 15 लाख। करीब करीब कितने हुए? करीब करीब 4% है। अमेरिका में 1%, यहाँ 4%। तो यहाँ वो एक उनकी राजनीति का, उनके समाज का, उनकी अर्थनीति का, उनके किसी का भी ये ज़्यादा बड़ा हिस्सा है एज कम्पेयर टू अमेरिका, और मध्यस्थता कर रहा है अमेरिका। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस पूरे विवाद में आपने कहीं सुना कि कोई G7 का, G20 का, NATO का कोई सदस्य भारत के पक्ष में बोला हो? मतलब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये जरा समझने वाली बात है। और एक चीज़ और, जब आप इस तरह की बात करते हैं ना कि आप उसको करिए, उसकी भर्त्सना कीजिए, हरदम ध्यान रखिएगा, जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं फिर याद दिला दूँ, भारत की सीमा के अंदर से नेपाल की पूरी क्रांति, नेपाल का पूरा मूवमेंट, कोइराला जी बनारस में रह के चलाते हैं, सबको पता था, यहाँ से स्टेटमेंट देते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, पूरा मूवमेंट यहाँ से चला। बांग्लादेश की आज़ादी का पूरा कार्यक्रम यहाँ से तय हुआ, यहीं से हमने सब किया। बर्मा का जो मुक्ति वो था, जब आंग सांग सुई जब अरेस्ट थी, वो जॉर्ज फर्नांडिस के घर में ऑफिस तक उनका बना हुआ था, सबको पता था, यहीं से स्टेटमेंट होते थे। ये बात मैं सिर्फ आपको इसलिए कह रहा हूं कि याद दिलाने के लिए रहा हूं। तिब्बत का आंदोलन आज तक चल रहा है, पिछले 25, 30, 40 साल से तिब्बत अपनी आज़ादी की बात हमारे यहाँ से कर रहा है। तो आप जब अपनी धरती पे ये सब बात कर सकते हैं, तो भाई वो उनका देश है, आप हर देश में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? क्यों जल्दी जल्दी बिना बात के इन चीज़ों को तूल दे रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है? एक ध्यान रखिएगा, आपकी इस जल्दबाजी से होता क्या है, US एम्बेसडर जो पाकिस्तान में हैं, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जाते हैं और वहां पे वो इसको कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर है, मतलब वो वहां विजिट कर रहे हैं। इंडिया में जो US के एम्बेसडर कहते हैं क्या दिक्कत है भाई उनके वहां जाने से? जब इंडिया प्रोटेस्ट करती है, कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तो श्रीनगर गए थे। मतलब वो कहीं ना कहीं कश्मीर को एक विवादित उसकी तरह से ये ट्रीट कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम चांद के आगे हमारा उनका सहयोग चला जाएगा। चांद के आगे सूरज में जाने से चीजें जल जाएंगी, भस्म हो जाएंगी। अब एक और चीज है जो आज एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जाननी चाहिए। अफगानिस्तान का जो दूतावास भारत में था वो बंद कर दिया गया, 1 अक्टूबर को ऑफिशियली क्लोज्ड। एक समय अफगानिस्तान हमारा हिस्सा था। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं, जब एक अखंड भारत होगा उसमें अफगानिस्तान हमारा हिस्सा होगा, लेकिन उसका दूतावास हमारा यहाँ से चला गया। और उसने वक्तव्य क्या दिया है? लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसने कहा लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, ये उसका कारण है यहाँ से जाने का, उसका कारण। और उसने कहा है, उसने फिर स्पेसिफिक किया, उसने कहा जैसे वीसा रिन्यूअल की बात होती है हमारे डिप्लोमेट्स की, वो तक भारत सरकार टाइम से नहीं करती है। उसने साफ साफ आपके ऊपर आरोप लगाया है। अब इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कारण दिए हैं कि उनके अपने कारण हैं। उन्होंने कहा कि वो अपना दूतावास बंद कर रहे हैं, पर जो कारण भारत ने कहा है कि नहीं, इस कारण से उसको अफगान एम्बेसी के ऑफिशियल उससे कहा गया है कि इट इज़ अ बेसलेस क्लेम। इंडिया के जो क्लेम किया गया कि इस वजह से बंद हो रहा है, और उन्होंने कहा है र्यूमर्स आर अनफाउंडेड। इस तरह की बात उन्होंने भारतीय वक्तव्य के लिए कही है। मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बता दूं कि जो तालिबान जो अभी वहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, मतलब इसका राज है, जिसकी सरकार है, तालिबान ने 14 राष्ट्रों में
अपना जो एम्बेसी या जो उनका दूतावास है वहाँ है, इंडिया में उनका डिप्लोमेटिक मिशन में से कोई मतलब नहीं। तो आज हमारा अफ़गानिस्तान से कुछ नहीं है, जबकि चीन अफ़गानिस्तान के बहुत पास होता जा रहा है, उनको हर तरह की मदद कर रहा है। अब जरा चीन की बात कर लें, क्योंकि बिना चीन की बात किए ये विदेश वाले मामले जो हैं पूरे नहीं होंगे। गलवान के बाद क्या हुआ था, हमने 20 शहीदों को वो किया, किस तरह से अब हम जहाँ तक गश्त कर सकते थे वहाँ तक अब नहीं जा रहे हैं, सबको पता है। G20 में जी जिनपिंग का ना आना क्या एक बहुत अच्छा वो दे रहा था। एशियन गेम्स में हमारे अरुणाचल के खिलाड़ियों को एक्रेडिटेशन नहीं देना क्या शो कर रहा है हमारी डिप्लोमेसी के बारे में। आपको एक और सुन के ताज्जुब होगा, चाइना के ने अक्टूबर 2022 से अपना कोई एम्बेसडर यहाँ नहीं रख रखा है। उनके एक एम्बेसडर थे, वो चले गए, और अब यहाँ पिछले करीब 1 साल से देयर इज़ नो एम्बेसडर ऑफ चाइना इन इंडिया। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये चीज़ समझना ज़रूरी है, और ये दोनों चीज़ें इसलिए बता दूं कि फिर आपको समझ में आ जाएगा। चाइना से हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके 1-2 साल बाद, जब गणतंत्र हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, तो हमारे पास लगातार एम्बेसडर चाइना का रहता था। चाइना ने अपना एम्बेसडर 18 जुलाई 1962 को यहाँ से उनका एम्बेसडर चला गया, फिर 4 DFAs रहने लगे, फुल फ्लेजेड एम्बेसडर नहीं था। और फिर करीब 14 साल बाद 10 सितंबर 1976 को उनका एम्बेसडर फिर नियुक्त हुआ, और फिर 1976 से अभी तक अक्टूबर 2022 तक लगातार कोई ना कोई एम्बेसडर रहा है, लेकिन अक्टूबर 2022 से कोई एम्बेसडर नहीं है। और हमारे अगल बगल के जितने देश हैं, पाकिस्तान, नेपाल, इन सब जगह उनके पक्के एम्बेसडर हैं चाइना के। एक और चीज़ आपको इसलिए कि जब एम्बेसडरशिप की बात होती है, चाइना में हमारा एम्बेसडर, हमारे और उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे 62 वॉर से, लेकिन हमने 19 जुलाई 1961 में जी पार्थसारथी साहब, 1961 की बात कर रहा हूँ, को वापस बुला लिया था एज एम्बेसडर। उसके बाद हमारे उनके एम्बेसडरशिप नहीं था। और फिर मेरे शोज़ पे आपने कई बार देखा होगा, मतलब मैं उनको जितनी मतलब उनके पास जितना खजाना है नॉलेज का ना, और ख़ास करके विदेशी मामलों में, मुझे अभी तक कोई और उनके पैरेलल नहीं मिला। मैं लखन लाल मेहरोत्रा जी की बात कर रहा हूँ। वो जब हिंदुस्तान की मतलब कोई वहाँ एम्बेसडर नहीं होता था, वो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर थे, वो फिर गए, उनको चाइना में पहले ब्रजेश मिश्रा जी थे, फिर लखन लाल मेहरोत्रा जी 12 अगस्त 1973 से 19 जून 1976 तक उन्होंने रहे, अथक परिश्रम किया, मौ से लेके सबसे बात की, और फिर इंडियन डिप्लोमेसी को वापस मतलब पहिए पटरी पे लाए। और KR नारायणन साहब 7 जुलाई 1976 में हमारे एम्बेसडर बन के गए। मैं एक जल्दी चलते चलते आपको एक चीज़ इसलिए बता दूं कि जो जयशंकर साहब हैं, जिनकी रिजीम में चाइना का कोई एम्बेसडर नहीं है, ये खुद चाइना में भारत के एम्बेसडर 12 अगस्त 2009 से 14 दिसंबर 2013 तक थे। उस समय की एक ही चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा याद रहती है कि उसी दौरान नरेंद्र मोदी साहब ने एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात चीन गए थे, और वहाँ जाके उन्होंने जो 20 स्मगलर पकड़े गए थे स्मगलिंग करते हुए हांगकांग से चीन के बीच में, उनके केस को जल्दी ख़त्म करने की, मतलब उसको ट्रायल को फास्ट करने की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। और उस रिक्वेस्ट के तहत, ऐसा उन्होंने फिर एक्नॉलेज किया था, उस रिक्वेस्ट के तहत वहाँ की सरकार ने एक अच्छा रुख दिखाया था, और उनको में से 11 या 13 को सज़ा हुई थी, बाकी लोग छोड़ दिए गए थे। उस समय भी मोदी जी ने बताया कि एस जयशंकर साहब, एम्बेसडर साहब ने एक बड़ा रोल प्ले किया था इन स्मगलरों के वाले केस में। मैं एक जगह का और करके आपको फिर एस जयशंकर और अमेरिका की बात से कंक्लूड करूंगा। अभी इंग्लैंड में क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम में हमारा एक, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि जो हमारे विक्रम डोराय स्वामी साहब हैं, जो वहाँ एम्बेसडर हैं, वो ग्लासगो के गुरुद्वारे में उनका निमंत्रण था, वो उस लेक्चर देना था, कुछ बात वक्तव्य देना था, वो वहाँ पे गए। वहाँ पे खालिस्तान के कुछ समर्थकों ने उनको गुरुद्वारे में जाने से रोका, और फिर वो वहाँ से वापस आ गए। लेकिन शायद कनाडा में जो हल्ला मचाने का नतीजा हमने देख लिया था,
हमने यहाँ उस तरह का हल्ला नहीं मचाया, या कारण कुछ और हो सकते हैं। कारण ये भी हो सकते हैं कि हमारे यहाँ के बहुत से भागे हुए जो बैंक का पैसा लेके बहुत से लोग भागे हैं, देश को चूना लगा के भागे हैं, वो इंग्लैंड में हैं, तो ये रहा होगा कि यहाँ ज़्यादा हल्ला मत मचाओ, जो ये भी कारण हो सकता है। एक कारण, बांग्लादेश, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया सब ने कुछ ना कुछ हमारे साथ अपनी चीज़ें दर्ज की हैं, लेकिन चूंकि वहाँ इन तीनों जगह अडानी जी को ये बार बार आया है कि कैसे श्रीलंका में अडानी जी को सरकार ने के प्रयत्न से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला, कैसे बांग्लादेश वाला हुआ, कैसे, ये सब जगह ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए मैं उसको फिर से कह रहा हूँ। अडानी जी की वजह से शायद इन देशों की बात नहीं हो रही है। अब चलते चलते एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, राहुल गांधी गए थे हडसन वहाँ का एक बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। राहुल गांधी जब गए थे तो हडसन ने कहा था, अपनी साइट पे लिखा है, मैं दिखा दे रहा हूँ, कहा था हडसन वॉज ऑनर्ड टू होस्ट राहुल गांधी। और हमारे एस जयशंकर साहब भी गए। इनसे जब माइनॉरिटी के डिस्क्रिमिनेशन पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने दो बात कही। उन्होंने कहा कि हम उनको मटीरियल चीज़ें बहुत देते हैं, उनको हेल्थ देते हैं, खाने को देते हैं, ये सब चीज़, इस तरह की बातें की। और फिर दूसरा उन्होंने कहा भाई ये हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन फिर वो डिस्क्रिमिनेशन पे जब उनसे साफ साफ पूछा गया तो बोले, आई डिफाई यू टू शो मी डिस्क्रिमिनेशन। इस पे एक लंबी स्टोरी सब ने की है, वायर ने की है, इंडिया टुडे ने की है, लेकिन मुझे हरदम मेरा ऑल टाइम फेवरेट टेलीग्राफ की वो हेडिंग में लगा दे रहा हूँ, उस हेडिंग में ही सबको समझ में आ जाएगा। रमेश बिधूड़ी का विवाद क्या हुआ था, डिस्क्रिमिनेशन था कि नहीं था, उस पर ना ओम बिरला जी ने कुछ खैर खबर ली है, ना मोदी जी ने कोई वक्तव्य दिया है। फिर ज्ञानदेव आहूजा जी, बीजेपी के भूतपूर्व एमएलए राजस्थान, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब 5 लोगों की लिंचिंग हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि लिंचर से कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हम तुम्हें छुड़वाएंगे भी, तुम्हारी बेल भी करवाएंगे। ये बीजेपी के भूतपूर्व एमएलए साहब हैं। गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर में जो हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं, उस पर इतना कहा जा चुका है कि उसको फिर से कहने की ज़रूरत नहीं। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की बात कर लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी ने जो रोल प्ले किया है, उसमें जो वहाँ की जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो आप केवल मुसलमानों का घर नूह में गिरा रहे हैं, उसने कहा एथनिक क्लींजिंग की बात की, दैट इज़ रियली बीइंग डन, और बेंच ने फिर उसको रुकवाया। और बलदेव औलख जी हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन बीजेपी रूल्ड, मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश में मंत्री जी हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान चूँकि बीजेपी को बैक नहीं करते हैं, इसलिए बुलडोज़र उनके यहाँ ज़्यादा तेज़ चलता है। ये सारे जो वो हैं वो टेलीग्राफ से ही मैं लेके बोल रहा हूँ, आप लोग इसको गूगल करके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। लेकिन एस जयशंकर साहब अमेरिका जो गए थे, मतलब मुझे बार बार ये लग रहा है कि हमारे विदेश पूरी नीति की जो सबसे कमज़ोर कड़ी हैं वो एस जयशंकर साहब हैं, क्योंकि वो भी जोश में आके नेता जैसे मारो मारो, भागो भागो, हल्ला बोलो, ठीक कर देंगे, घर में घुस के मारेंगे, इस तरह की बातें करते हैं, जो शायद किसी भी डिप्लोमेट के लिए करने से देश को उसका एक बहुत बड़ा प्राइज़ देना होता है। वो कैसे भूल जाते हैं मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच।